न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। आज फिर हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें हमेशा आप सुनते आए हैं। एक बिजनेसमैन है, सियासत से भी बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, बहियल्ला सिंह कायम अली शाह साहब की उनके एडवाइज़र भी थे और जरदारी साहब के भी बहुत पुराना इनका याराना है। आखिर जो आज महंगाई का तूफ़ान पाकिस्तान में आया हुआ है, इसे कौन सही करेगा, कैसे सही होगा, आखिर गरीब आवाम कहाँ जाएगी? क्या इसी तरीके से इन सियासतदानों के हाथ से मरती रहेगी और दर्द की ठोकरें खाती रहेगी और इसीलिए इनके पीछे नारे लगाती रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से आज जमात इस्लामी ने एक ऐलान किया है कि हम 28 तारीख को बिजली के ख़िलाफ़ एक धरना देंगे, आखिर वो धरना देंगे या रैली करेंगे या वो बैठ जाएंगे या फिर कभी उनके पीछे तो फ़ोन आएगा और वो उठकर चले जाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने एक सिंध असम्बली पे धरना दिया था जमात इस्लामी ने और एक फ़ोन आया, उसके बाद 21 दिन के बाद वो उठकर चले गए, लेकिन उसका हल नहीं निकला। हर रोज़ आप देखते होंगे कि जिस तरीके से अगर साहब इंटरव्यू देते हैं, खुलकर बात करते हैं, लेकिन हमेशा मैं इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हर रोज़ बिजली के पैसे बढ़ाए जाते हैं, पेट्रोल पे बढ़ाए जाते हैं, तो ये हक बनता है इनका ये खुलकर बात करें। तो आज फिर मेरे साथ एक बात मौजूद हैं हाजी अब्दुल रज़ाक अगर साहब। आइए चलता हूँ और इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से महंगाई की चक्की में आवाम पिसती चली जा रही? हमेशा मैं ये सवाल करता हूँ आपसे, आप एक सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो क्या देखते हैं आप? यार इस वक्त तो हमारे जो कंट्री के हालात है ना, वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को इस बात समझ ही नहीं रही। लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल रही है, गरीब आवाम के ऊपर। उनके तो अब बिजली और ये इनके भी जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके बिजली और इलेक्ट्रिक के अंदर ही इनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ये किस तरह अपना घर चलाएंगे? इनको चाहिए कोई रिलीफ दें, कोई नया समझौता करे किसी तरीके से IMF के साथ। हर वक्त ये बिजली के रेट उनके डिक्टेशन पे बढ़ा देते हैं और पंजाब ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। अब सिंध को भी रिलीफ देना चाहिए, इलेक्ट्रिक वगैरह। और सिंध जो गवर्नमेंट है हमारा, जो सिंध, हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं टैक्स वगैरह में। कराची जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है और इसको सबसे ज़्यादा अजियत दी जा रही है। तो ये इस तरह तो नहीं चल सकती गवर्नमेंट। आप जिस तरीके से बात करते हैं कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन से वो सियासतदान आएंगे? आप जैसे लोग सियासत में रहते हुए, सियासत से बाहर बैठे हुए, ठीक है आपकी जरदारी साहब से एक ताल्लुकात है, तमाम लोगों से जो सियासी लोग हैं उनसे आपके पीपल्स पार्टी से बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन आप हमेशा बात करते हैं कि गवर्नमेंट सही करेगी। गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर, वफाक के अंदर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने 15 रुपये बिजली पे कम किए। एक तरफ आपकी गवर्नमेंट, जिसमें नासिर अली शाह साहब को हम अगर कहें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी चाहिए, जबकि वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन मुराद अली शाह की बात करें तो उन्हें बड़े बुरा लगता है कि मोहतरमा ने रेट कम कर दिए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो धड़े बन चुके हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं और इसके ऊपर काफ़ी वो नोटिस ले रहे हैं। और उन्होंने अभी शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी इस मैटर के लिए। और सिंध में भी इनको ये करना पड़ेगा और बिलावल भुट्टो करके दिखाएगा। आसिफ जरदारी भी इस टाइप के बंदे नहीं है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसको भी परवाह है गरीब आवाम के किस तरह इनका मसला हल करना है, वो भी करेगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये अच्छी खबर मिलेगी सिंध के अंदर से भी। 77 साल से तो अभी तक हाल नहीं हुआ, भुट्टो साहब से लेके आज तक। ये कोटा सिस्टम तो आपकी जमात ख़त्म नहीं कर सकी, तो कैसे रिलीफ देंगे आप? यार कोटा सिस्टम, मैंने आपको पहले भी मेरा आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने बोला कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और इंशाल्लाह इसके भी ऊपर कोई ना कोई फार्मूला आएगा और ख़त्म करेंगे। देखो ना अभी इस वक्त टाइम में ऐसी हुई है, कई चीज़ें जो हैं काफ़ी ख़राब हुई हैं। एक तरफ से आपको पता है PTI के इतने मसले चल रहे हैं, आए दिन स्ट्राइक, जलसे, जुलूस वगैरह, और कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है। टेक्सटाइल का बुरा हालत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बिल भरने से काफ़ी टेक्सटाइल में महंगाई आ गई है। तो लोग जो हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं। टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, लेबर आपकी फ्री हो रही है।
तो इस वक्त काफ़ी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और आपका डॉलर इतना बढ़ गया है, पेट्रोल इतना बढ़ गया है, फिर महंगाई इतनी हो गई है, अब लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं, तो इस मसले को भी लेना है। सारे मसले एक साथ चिपक गए हैं, IMF का भी, हर किस्म का मसले बढ़ते जा रहे हैं। अभी जमात इस्लामी 28 तारीख को बहुत बड़ी रैली करने जा रही, और उसमें उनका इशू होगा कि बिजली का बिल कम किया जाए, जिस तरीके से पंजाब ने कम किया। तो क्या आप एक सियासतदान से हटकर एक एज ए बिजनेसमैन, एक एज ए कराची के अवाम बन, तो क्या उनकी हिमायत करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल होना चाहिए। देखो यार, जो महंगाई हो रही है, जो हक की बात तो हर कोई करेगा ना, और जिसको हक मिलना चाहिए, जो हक करा, सिंध को भी अपना हक मिलना चाहिए। तो पंजाब ने किया तो सिंध को भी करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को इमीडिएटली नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। बिल्कुल हक की बात है, और हम उनके साथ हैं हक के अंदर। यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आप जमात इस्लामी की हिमायत भी करते हैं एक तरफ, तो क्या आप समझ, हक की बात है, लेकिन क्या ये नहीं समझते कोई इंतशाब बैठे फैलेगा आपके खिलाफ कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं फैलेगा ना, क्योंकि हक की बात, हमारी पार्टी कभी भी किसी की तरफ वो नहीं करती, हक की बात पूरा सुनती है और समझती है। कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं की हमारी पार्टी ने हक की बात के ऊपर, और हक की बात वो लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। टेबल टॉक होगा, हर चीज़ सही हो सकती है। हमेशा बैठ के बात करनी चाहिए, टेबल टॉक होना चाहिए। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन की तैयारी हो रही है, उसके बारे में क्या कहें? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा BMG ग्रुप है, सिराज कासम वाला तेली का ग्रुप है। इसमें हमारे जो है जावेद बिलवानी साहब से लेके अपना मोहम्मद अकरम राना साहब जो हैं 30 नंबर तक है, 1 से 30 तक हमारे कैंडिडेट हैं, और इंशाल्लाह पूरे पैनल को लोग वोट देंगे और भरपूर तरीके से हम जीतेंगे। और इंशाल्लाह जो सिराज तेली की जो मेहनत है इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वो जाया नहीं जाएगी। इनका बेटा भी खड़ा हुआ है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत इंशाल्लाह हाईएस्ट वोट लेगा इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर, और आप देख लेना कि रिज़ल्ट क्या आता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। BMG के सारे जो सपोर्टर हैं बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे। कल की मीटिंग में अकील करीम डेडी साहब भी आए थे, अपने समझे ना, वो भी भरपूर हिमायत कर रहे हैं। इसके अलावा आरिफ हबीब साहब भी थे। काफ़ी अच्छे लोग सपोर्ट कर रहे हैं BMG ग्रुप को, और BMG ग्रुप बिल्कुल 2 नंबर लोगों को पसंद नहीं करती, साफ बात है। वो साफ सुथरी काम करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, किसी का डिक्टेशन नहीं लेते हैं, और अपनी जो है जो एक क़यादत ने बना के गया सिराज कासम तेली साहब, उस पर अमल कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे। सिराज कासिम तेली साहब की बात की, मैंने 2-3 इंटरव्यू उनकी हयाती में की। अब अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत नाइस बंदे थे, हमेशा उन्होंने खुल के बात की, जबकि वो खुद चेयरमैन थे। 2 से 3 इंटरव्यू मैंने उनके किए। आज उनका बेटा खड़ा हो रहा, आप समझते हैं कि बेटा उसी नक्शे कदम पे चलेगा, वही चीज़ करेगा, या हटकर काम करेगा? नहीं, बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। और अब बेटे को जो भी तरबियत दी है उसने, बेटा कर रहा है, और बेटा बहुत मेहनत करेगा और करके दिखाएगा। अभी ठीक है, उसकी उम्र छोटी है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और एक्सपीरियंस जो में है हमारे जो जुबैर मोती वाला साहब जो हैं हमारे, उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए सिराज के लड़के को। और एक दूसरे को एक्सपीरियंस से ही बंदा बनता है ना, इसको कम से कम उसको टैलेंट है, मगर वो करेगा इंशाल्लाह और करके दिखाएगा। जुबैर की बात की, जुबैर भाई नहीं चाहेंगे कि मैं खुद इस पे खड़ा हूँ, तो इनमें आपस में तो कुछ ऐसा नहीं क्या है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सब बातें हैं, लोग बातें करते हैं। जुबैर की भी एक एज हो गई है, इंशाल्लाह उसको भी चाहिए सेकंड मैन, वो पॉलिश बिल्कुल करेगा। इस तरह तक नहीं होता है कि जुबैर सदा बादशाह रहे। सदा कोई बादशाह रहता नहीं है, सदा कोई हीरो नहीं रहता, सदा कोई चैम्पियन नहीं रहता। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। नाज़रीन, ये थे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, और हमेशा इन्होंने खुल के बात की, चाहे वो इनकी पार्टी का मसला हो या दूसरी पार्टी का मसला हो, लेकिन इन्होंने एक इंसाफ की बात करते हैं। यही मज़ा आता है इंटरव्यू करने का। और यही लोग, क्योंकि आज खुद एक बिजनेसमैन होते हुए, लेकिन जमात इस्लामी की उस बात पे सपोर्ट भी कर रहे हैं जो कि करना चाहिए हर कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के रहने वालों को। तो और आगे क्या पैगाम देंगे? जो ये IPP के जो मसले चल रहे हैं इलेक्ट्रिक के, वो बिल्कुल बहुत ही नुकसान हो रहा है कंट्री के अंदर। उसको इमीडिएटली ख़त्म करना चाहिए। वो जो छोटे प्लांट है, जो कैप्चर पावर प्लांट है, उनको चालू करें, जिनसे इलेक्ट्रिक इनकी सस्ती है, और उनकी पुरानी पेमेंटें भी दें,
ان کے ساتھ کوئی نئے معاہدے بھی کریں. مہنگائی بڑھ گئی ہے, وہ بجلی بہت سستی پڑ رہی ہے, ان کو چالو کرنے کی کوشش کریں. پھر ہماری جو پائپ لائن ہے گیس کی ایران کے ساتھ, اس کو بحال کریں. پھر ہمارے جو بارڈر پہ جو ہیں انڈیا, ایران, چائنا, افغانستان, رشیا, جو ہمارے قریب پڑتے ہیں ان سے بزنس چالو کریں, تو اس سے کافی ہمارا فرق پڑے گا. میں دوبارہ بولتا ہوں, جو یہ فریٹ وغیرہ جو ہے بچ جائے گا, قیمتیں عادی ہو جائیں گی, لوگوں کو خود بخود جو ہے نا ہمارا بجٹ کم ہو جائے گا. اس سے ملک ترقی کرے گا, آس پاس کے لوگ آنا شروع کریں گے, ٹورسٹ آئیں گے, کافی ریل پیل ہو جائے گی کنٹری کے اندر, اور کنٹری کا سسٹم بدل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح کے جو ہے پھر امپورٹ کے لیے لوگوں کو جو ہے باہر سے جو فورن ایکشن لے کے اپنا امپورٹ کریں, وہ الاؤ کر دیں. اس سے بھی ملک میں بڑی ترقی ہوگی. جس طرح بنگلہ دیش کے حالات خراب تھے, تو بنگلہ دیش نے اسٹارٹنگ میں یہی کیا تھا, لوگوں کو اپنے ڈوروں سے امپورٹ کیا اور مال آتے رہیں, تو اس سے بھی ہماری جو فورن ایکشن بچ جائے گا. اور کنٹری کا چین کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی پڑے گی. اس طرح تو کنٹری نہیں چلے گی. دن رات ایک کرنا پڑے گا, کنٹری کو کسی طریقے سے IMF کے ڈکٹیشن سے نکالنا پڑے گا. ہم بلیک میل نہیں ہوں گے ساری زندگی. بلیک میل عوام کا کیا قصور ہے؟ 24 کروڑ عوام کا, وہ کیوں پیس رہی ہے؟ قرضہ تو لے رہی ہے گورنمنٹ, اور قرضہ دے رہی ہے غریب عوام. یہ تو غلط بات ہے نا, کہ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا. غریب عوام کو بھی ریلیف تو مل نہیں رہا, ان سے تو ان کے اوپر قرضوں کا بوجھ اور مہنگائی کا بوجھ چڑھتا رہ رہا. ہر سال کوئی ٹیکس لگا دیتے ہیں, کوئی کیا چیزیں لگا لیتے ہیں. اس طرح تو کنٹری نہیں چل سکتی. لوگ جا رہے ہیں کنٹری سے باہر, فورن ایکشن ہمارا کافی جا رہا ہے. لوگ دیکھو دبئی میں کتنے لوگ چلے گئے, بہت بڑے بڑے گروپ چلے گئے ہیں, بہت اچھے لوگ چلے گئے. جو نہیں جا رہے تھے وہ بھی چلے گئے, اور جا رہے ہیں دن با دن. تو اس سے تو کنٹری اور بیٹھ جائے گی. فورن جو انویسٹر ہے اوورسیز پاکستان, ان کے اوپر ہی بڑا اثر خراب پڑ رہا ہے. ورنہ وہ لوگ بھی کافی پیسے بھیج رہے تھے کنٹری کے اندر. پھر ہماری فوج کا اتنا لوگوں نے ڈی گریڈ کیا ہوا ہے, یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے. فوج ہمیشہ جنگ لڑتی ہے, بارڈر پہ لڑتی ہے, اور فوج کے بغیر کوئی کنٹری چل نہیں سکتی. فوج بھی بہت بڑا سرمایہ دار ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. فوج کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, جو ہمارے جنگ کا سامان بناتی ہے. ہمارے کافی چیزیں ان کے پاس بنانے رہے, وہ بھی ایکسپورٹ کر سکتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ فورن ایکشن نہیں کما سکتی. یہ تو سب کو مل کے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی, جس میں فوج کا بھی کردار ہوگا. یہ نہیں ہے کہ فوج کے بغیر کنٹری نہیں چل سکتی. یہ سب بیکار باتیں ہیں. حاجی صاحب, میں کئی انٹرویو آپ کے کر چکا ہوں, لیکن میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ہمیشہ آپ کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا, صحیح ہوگا, ان کو صحیح کرنا چاہیے, جبکہ آپ کے ہمیشہ سے حکومت رہی سندھ کے اندر. لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں ہے, میری عوام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے کون صحیح کرے گا. پھر آپ کہتے بھی ہیں تو کرے گا کیسے صحیح, کون کرے گا؟ میرا سوال یہاں پہ آتا ہے. میں یہ بولتا ہوں, آپ ایک چانس دو بلاول بھٹو صاحب کو, چیئرمین صاحب ہے, ینگ ہے, سمجھے نا. انشاءاللہ اس کو دیں چانس, اور اس کو صحیح سپورٹ کریں جس طرح دوسروں کو کرتے ہیں, اور صحیح پالیسی بنا کے لائیں, تو انشاءاللہ دیکھو کافی چیزیں صحیح ہوں گی. کیونکہ ان کا نانا بھی ذوالفقار علی بھٹو نے, آپ دیکھو کیسے کیسے کام کیا. اگر دیکھنے جاؤ تو پاکستان کہاں سے کہاں لایا ہے. 25 روپے میں پاسپورٹ دیا ذوالفقار علی بھٹو. آج جو فورن ایکشن آ رہا ہے, یہ بھٹو کی وجہ سے آ رہا ہے. جو لوگ بھیج رہے ہیں 25 روپے کے پاسپورٹ سے, سمجھے. ان کی پالیسیاں دیکھو, بہت اچھی پالیسی تھی. وہ اسلامی بینک بنانا چاہ رہے تھے, لوگ بننے نہیں دے رہے ہیں دوسرے. ورنہ تو بہت اچھی ان کی جو سوچ تھی پاکستان کے لیے. اور اس زمانے میں آپ دیکھو پاکستان کدھر سے کدھر تھا, سمجھے نا. پاکستان کے لوگ جو آج ہیں, جو خوشحال ہیں, جو چھوٹے طبقہ, وہ اسی زمانے کے بنے ہوئے لوگ ہیں. اس سے پہلے لوگوں کا کیا حال تھا یہ بھی دیکھو. تو لاؤ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو, اور اچھے لوگوں کو, ان کو پولیس کرو. پھر ان کے خاندان میں بھٹو کی فیملی میں بھٹو کی بے نظیر بھٹو بنی اس کی بیٹی, پھر اس کا بیٹا ہے اس وقت ہے, اس بیٹے کو پولیس کرو. جب لوگوں کو کرتے تو ان کو بھی پولیس کرو. آپ تو کسی کی کمر توڑنے کی کوشش نہیں کرو نا. اگر جو کمر توڑو گے تو کیسے وہ کام کرے گا. حاجی صاحب, آپ نے بات کی کہ ہماری انڈسٹری فیکٹریاں باہر جا رہی ہیں, دبئی جا رہی ہیں. اگر ہم بات کریں 96 کے بعد, جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, اس ٹائم بھی ہمارے کراچی سے بنگلہ دیش بڑی بھی فیکٹری, بہت فیکٹریاں گئیں, اور آپ لوگ اس ٹائم بھی ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے. تو کیا اس ٹائم آپ لوگوں نے نہیں کہا کہ
कि ये फैक्ट्रियाँ कहाँ जा रही हैं, हमारा मुल्क किस उस पे जा रहा है, तो उस टाइम और आज भी आप उनके साथ हैं। आजकल देखो सारे लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि फैक्ट्रियों की जो पोजीशन है इंडस्ट्री वाले का, जो ये असल में मुल्क के अंदर जो है ना, इन्होंने अभी तक कोई सही मनी, प्राइम मिनिस्टर जो है ना, जो बिजनेस को जानता हो और बिजनेस का इसको अली भी आती हो। अब इधर जो आते हैं लकीर के फ़कीर आते हैं, साफ बात है। प्राइम मिनिस्टर वो उसको लाओ जो समझ रहा हो पॉलिसी को, मुल्क की कारोबारी कमर्स जो भी है उसके साथ चले। उनकी एक टीम होनी चाहिए, उनके साथ जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है। के साथ मैं बात काट रहा हूँ आपकी, पीटीआई की अगर हम बात करें तो असद उमर साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे और बड़े समझदार आदमी कहे जाते थे। उसके बाद नवाज शरीफ इसाक डार को लाते हैं, जो कि इसाक डार तमाम चीज़ें लूट कर दुबई के अंदर अपने महल बना के बैठे हुए, और फिर उनको लाकर बैठा दिया गया। तो आपकी नज़र में असद उमर साहब सही थे या इसाक डार? मेरे हिसाब से तो मुफ्ता इस्माइल अच्छा बंदा था, जो नया यंग टैलेंट था। इन दोनों में भी इतना टैलेंट नहीं था, ये भी कोई ख़ानदानी नहीं है। मुफ्ता जो है, मुफ्ता की फैमिली बिजनेसमैन थी और बिज़नेस करना जानती है, उसमें टैलेंट है और बाहर का पढ़ा लिखा है, काफ़ी एजुकेट है और बिजनेसमैनों के साथ बैठना उठना है, तो उसमें कोई टैलेंट था कि उसका फाइनेंस का देखना करना। इसी तरह दूसरे भी एक दो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने भी टैलेंट था, ऐसी बात नहीं हो। वो अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर ढूंढो, लेके आओ और उसको पॉलिश करो। अब आप थके हुए पूरा उसको ला रहे हो फाइनेंस मिनिस्टर, तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा, समझे ना, मुल्क के अंदर। आखिरी पैगाम हमारी कराची के अवाम को क्या देंगे इस महंगाई के हवाले से? आखिरी मैं तो ये बोलूँगा यार, अवाम को मैं सलाम करता हूँ, बेचारे बहुत तकलीफ़ में, अल्लाह ताला इनकी तकलीफ़ दूर करे और इस तरह से कोई मसले का ये सोचें लोगों का किस तरह हल होगा, क्योंकि दिन ब दिन मसला ख़राब होता जा रहा है। कारोबार सारे बैठ गए हैं, तो ये नहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बैठ गई है और आपका अल्लाह भला करे टेक्सटाइल का तो बहुत ही बुरा हाल है। इसके अलावा दुकानदारों का भी बुरा हाल है, इस वक्त बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि हम किसी तरीके से इस मसले से निकल जाएं और लोगों को खुशहाली को मिले, अजियत नहीं दें, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। जब बारिश आती है तो 8-8 दिन हमारे रोड बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक बंद हो जाती है, काफ़ी लोगों को परेशानियां होती हैं। अभी तक हम इस चीज़ों को भी सही नहीं किए, गटरें भर जाती हैं, नाले भर जाते हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, लोग करंटों से मर जाते हैं, लोग गटर में घुस के मर जाते हैं बारिशों में। ये भी बहुत बड़ी अजियत है, इसको भी सही करना पड़ेगा लोगों के लिए। कुछ लोगों को सुकून तो दें, पानी बिजली दें, कोई चीज़ दे ही नहीं रहे। अब लोग सोलर लगा रहे हैं अपने अपनी घरों पे, बेचारे क्या क्या करेंगे अपनी बचत के लिए, कहाँ से पूरा करेंगे? जी नाज़रीन, ये थे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब और इनके अपने गुफ्तगू थे। हमेशा बहुत कम लोग हैं सियासत के अंदर जो खुलकर बात करते हैं, लेकिन ये हमेशा, मैंने अभी कहा इससे पहले कि किसी भी तंजीम का मसला हो, लेकिन वो जायज़ बात करते हैं जो कराची के लोगों के लिए हो, पाकिस्तान के अवाम के हक़ में। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो हकीकत बोलते हैं बिल्कुल बेलौस, बहुत कम लोग। हर पार्टी में एक आध बंदे हैं, ऐसा नहीं कि। तो इंशाल्लाह आप किसी और मेहमान के साथ मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।